दोस्तों मैं आ गया हूँ एक बार फिर जीएस वर्ल्ड की ये प्रैक्टिस सेट लेकर टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज मेरे भाई उत्तर प्रदेश लोक सेवा द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए यह जीएस वर्ल्ड की 8वीं टेस्ट सीरीज है। साथियों ये 8वीं टेस्ट सीरीज जो हमारी है यह सीसैट की है। आपको मालूम होगा कि यूपी पीसीएस में जो 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट मीटिंग में जीएस 1 जिसे हमारी मेरिट तय होती है और सेकंड मीटिंग में जीएस 2 होती है जो हमारा क्वालिफाइंग होता है, उसमें 33% पाना होता है जिसे हम लोग सीसैट कहते हैं। सीसैट में साथियों हम लोगों को बहुत बड़ी चुनौती ये होती है, अगर हम लोग जीएस में कितना भी अच्छा कर लें, अगर हम लोगों का सीसैट में 33% एक्यूरेट में नहीं आया तो हम लोग जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे, मेंस में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, मेंस का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो साथियों इसीलिए हमने एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट चुना है। आप लोगों को मालूम होगा कि जीएस वर्ल्ड कितनी बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है, तो इसी का टेस्ट सीरीज हमने सीसैट लिया है। इसमें आपको 3 जो मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, हिंदी, सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन आते हैं, आपको कुछ इंग्लिश के मिलेंगे और जो सबसे बेहतरीन इस टेस्ट सीरीज का है मेरे भाई कम्युनिकेशन में साथियों अच्छे जो जिसे हम लोग संचार कहते हैं, जो संचार यानी कम्युनिकेशन से सवाल आते हैं वो अच्छों का हालत ख़राब कर देता है, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल होता है। तो हमारा पूरा फोकस यहाँ पर कम्युनिकेशन पर रहेगा। हम लोग पहले थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं कम्युनिकेशन यानी संचार पर। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, बहुत बेहतरीन। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके अपने दोस्तों को शेयर करके इसके बारे में जानकारी देकर उन्हें हम मैसेज कीजिए और हमारा सपोर्ट भी कीजिए। तो साथियों यहाँ पर हमारा देखें पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है। तो हमें पता है देवनागरी लिपि का विकास प्राचीन लिपि से हुआ है, किस लिपि से हुआ है यही पूछ रहा है। तो इसका उत्तर है मेरे भाई ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आपको मालूम होगा जो बाएं से दाहिने तरफ लिखी जाती है, जैसे हम लोग लिखते हैं, तो यही जो है ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो अशोक के बहुत से सारे अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उत्तर होगा। आगे हम लोग देखते हैं अब दूसरे में। देखें दूसरा में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है। तो साथियों जो अंतस्थ व्यंजन होता है, जैसे हम लोग ज, झ ये वाला जो बोलते हैं, तो हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है। तो साथियों इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन साथियों ऐसा व्यंजन है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाना पड़ता है। इसका जो एग्जाम्पल है जैसे य हो गया, र हो गया और ल हो गया और व हो गया, ये सब जो व्यंजन हैं इन व्यंजनों को हम लोग को शुद्ध रूप से बोलने के लिए जीभ, तालु, दांत, होठों को परस्पर सटाना पड़ता है। हालांकि पूरी तरीके से सटाना नहीं पड़ता है, लेकिन इनका हमें प्रयोग करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखें, आगे में क्या कह रहा है साथियों, तीसरे में चंद्रमास की 11वीं तिथि को क्या कहते हैं। चंद्रमास की 11वीं तिथि को क्या कहता है, हम लोग को मालूम होगा। इसका आंसर है एकादशी। चंद्रमास की 11वीं तिथि क्या कहते हैं, एकादशी। तो आप लोग सोचते होंगे सर चंद्रमास क्या होता है। पूर्ण चंद्रमा, 2 पूर्ण चंद्रमाओं के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग चंद्रमास कहते हैं। और चंद्रमास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष की जो अंतिम डेट होता है, अंतिम तिथि, तो उसे जो है पूर्णिमा कहा जाता है, जिसमें हम लोग को चाँद जो है पूर्ण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका उत्तर। आगे देखें हम लोग चौथे में, बढ़िया प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऐषणा का विलोम है। यहाँ याद रखिएगा विलोम पूछा है, पर्यायवाची नहीं। पर्यायवाची पूछा होता तो अभिलाषा हो जाता। ऐषणा का उत्तर, ऐषणा का मतलब ये होता है कि इच्छा, अभिलाषा, लेकिन इसका विलोम जब पूछा है तो इसका विलोम अनैषणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ें, मैं स्वयं चला आऊँगा, ये इतना बड़ा वाक्य है, मैं स्वयं चला आऊँगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है।
तो निजवाचक सर्वनाम में पूछ रहा है साथियों, तो इसमें स्वयं, ये जो स्वयं शब्द है यही निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे हम लोग देखें छठवें में, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज साथियों। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो हम पढ़े हैं साथियों विशेष विशेषण, हम लोग पढ़े हैं, बहुत से क्लास है हम लोग जो आर ओ के लिए आपको पढ़ाए थे, तो उसमें हम विशेष विशेषण बहुत पढ़े हैं। तो विशेष से क्या होता है, जो किसी जिसकी विशेषता बताई जाए, और विशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषता बताते हैं। जैसे गाय काली है, तो काला क्या है, विशेषण हो गया, और काला किसके लिए कहा जा रहा है, गाय के लिए, तो गाय विशेष्य हो गया। तो यहाँ पर परिमाणवाचक वो विशेषण कई टाइप के होते हैं। संख्यावाचक परिणाम, जिसमें संख्या की बात होती है तो संख्यावाचक विशेषण, जिसमें मात्रा की बात होती है तो परिणामवाचक विशेषण। तो यहाँ मात्रा की बात हो रही है अधिक, तो यहाँ परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे देखें हम लोग सातवें में, लोभी निम्नलिखित में से किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है साथियों, ये संज्ञा विधि से, यानी ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। कोई आदमी हो लालची है तो उसे लोभी का ये संज्ञा दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। चले हम लोग आठवें प्रश्न में देखते हैं, आठवां हमारा कहाँ पर है। एक से बढ़कर एक प्रश्न है साथियों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और कम्युनिकेशन को तो बिल्कुल भी न छोड़िएगा। देखें हम लोग आठवें में, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो नहीं पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। कई सारे बच्चे होते हैं वो नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वो झटाक से क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें सवारी, तो हम लोग सेंटेंस बनाकर, हम लोग को नहीं मालूम है, हम लोग सेंटेंस बनाकर उसे चेक करें, देखें ये हो रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग करें सवारी आ रहा है, तो ये गलत हो है, सवारी आ रही है। तो ऐसे बुलबुल ये भी फीमेल के लिए होता है, गंगा माँ हम लोग यूज करते हैं, तो ये भी जो है फीमेल है। तो भेड़िया यहाँ जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है, यह पुल्लिंग है, यानी मेल है। तो आगे चले हम लोग नौवें में, चेक करने का तरीका यही था। नौवें में देखें क्या होता है, कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ऐसा शब्द हमें दिए गए जो चारों शब्द हैं, इनमें कौन सा शब्द हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में प्रयोग होता है। तो आपको मालूम होगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी प्राण। प्राण ये हमेशा बहुवचन, देखने में तो लगता है ये एक वचन है, लेकिन ये हमेशा बहुवचन प्रयोग होता है। जैसे 100 लोगों की जान चली गई, तो ये नहीं कहोगे 100 लोगों की प्राणें चली गई, तो हम यही कहते हैं 100 लोगों का प्राण चला गया, तो ये बहुवचन होता है। तो बाकी ये सब प्रयोग होते हैं सिंगुलर में भी, लेकिन ये बहुवचन में। 10वें में धनुष टंकार, ये एक शब्द है, शब्द संधि विच्छेद है। इसका संधि विच्छेद धनुष टंकार कैसे बना है, धनु धन टंकार। तो इसमें जहाँ पर ये अह वाला आ जाता है, यहाँ जो बिंदी वाला, तो ये विसर्ग संधि हो जाती है, आप लोगों को मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर ये विसर्ग संधि धनु धन टंकार से मिलकर ये धनुष टंकार बना है, तो इसका संधि विच्छेद यही होगा। आगे बढ़ें हम 11 में, इनमें से कौन सा संधि का गुण है। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों, संधि का मतलब क्या होता है, उसे अपने मतलब बताना है। संधि का गुण क्या है, संधि का मतलब तो हमें पता है साथियों, संधि दो पदों का योग होता है। यही ऑप्शन नंबर डी 11वें का यही हमारा उत्तर हो जाएगा, दो पदों का योग होता है। जैसे अभी था ना, तो उसी टाइप का। आगे बढ़ें तो 12 में हम लोग देखते हैं सतसई। सतसई में कौन सा समास होता है साथियों, हम लोग समास को पढ़े हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे आप लोग समास में। तो जहाँ पर शुरुआत में संख्या आ जाती है तो उसे हम लोग जो है द्विगु समास कहते हैं। तो सतसई, पंचमेल, त्रिदेव, इस टाइप में जो शुरुआत में संख्यावाचक शब्द इंडिकेट करते हैं तो उसे हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, तो ये सब द्वंद्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। 13 में देखते हैं अट्टालिका का तद्भव क्या है। तत्सम तद्भव हम लोग पढ़े हैं साथियों। तत्सम क्या होता है, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए और आकर जो है वैसे के वैसे प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से हिंदी में आए
और आने से पहले वो मॉडिफाइड होकर प्रयोग हो रहे हैं, वैसे के वैसे नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। तो यानी एक तरह से कह सकते हैं जो हिंदी फ्लेवर का होता है, जो संस्कृत फ्लेवर का होता है वो तत्सम, जो संस्कृत फ्लेवर का नहीं होता है वो तद्भव। एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए। तो अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अटारी होगा। ऑप्शन नंबर डी। 14 में हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ईया, ये देखिए छोटी ई है, ईया प्रत्यय से बना है। तो देखिए यहाँ पर साथियों छोटा ई कहाँ पर है? इसमें ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 14 का हमारा उत्तर सी हो जाएगा, डिब होगा। तो यहाँ पर डिब में ईया लग गया तो डिबिया बन गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। 15 में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो मेरे भाई व्याकरण के दृष्टि से ट्रांसलेशन के दृष्टि से हमें शुद्ध, यानी शुद्ध तो सभी हैं, लेकिन हम लोग शुद्ध उसे मानते हैं जो ट्रांसलेशन यानी व्याकरण की दृष्टि से सही होता है। तो यहाँ पर देखें, सुहाना ने भोजन कर ली, सुहाना भोजन कर ली है, सुहाना भोजन कर ली, सुहाना ने भोजन किया है। तो यहाँ व्याकरण की दृष्टि से सबसे सही ये डी वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? आज्ञा यानी परमिशन वाला वाक्य है यहाँ पर। तो एक आज्ञा देने वाला ये सब मतलब वाक्य कह रहा है। तो मोहन को बुलाना चाहिए, तो इसमें कोई आज्ञार्थक वाक्य नहीं लग रहा है, तो आज्ञा देने वाला। तो यहाँ पर बी में देखें, श्याम पुस्तक लाओ, तो यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य है ये। हम लोग जैसे किसी को ऑर्डर कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, पुस्तक लाओ, पानी लाओ। तो ये ऑप्शन नंबर बी ये आज्ञार्थक वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आगे चलें हम लोग 17 में देखें, यहाँ पर लिखा है मृषा। मृषा किस शब्द का पर्याय है? यहाँ पर्यायवाची पूछा है। तो मृषा जो है मिथ्या, मिथ्या का पर्यायवाची है। मिथ्या मतलब झूठ होता है। ये ऑप्शन नंबर ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 18 में, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है साथियों, उन्हें क्या कहते हैं? इंद्रियातीत। ऑप्शन नंबर डी हमारा ये उत्तर हो जाएगा, इंद्रियातीत, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर होता है। और जो यहाँ पर जो इंद्रियों को वश में करने वाला होता है, इंद्रियाजीत कहते हैं हम लोग। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश, जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, उसे हम लोग इंद्रिया निग्रह कहते हैं। जो इंद्रियों को जीत लेता है उसे ये कहते हैं। तो फिलहाल तो जो इंद्रियों के पहुँच से बाहर हो तो इंद्रियातीत, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। 19 में देखते हैं, आँख के अंधे गांठ के परे, लोकोक्ति है ये। इसका सही अर्थ क्या होगा? आँख के अंधा है लेकिन गांठ बहुत पक्का बांधता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है मूर्ख धनवान, यानी वो मूर्ख है लेकिन धनवान है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये होगा, आँख के अंधे गांठ के परे। आगे चलें, 20वां में देखें साथियों क्या कह रहा है? विभाषा। विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा साथियों जो हिंदी की अलग अलग जो क्षेत्र की जो बोलियां होती हैं उसे हम लोग विभाषा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। और साथियों देखते हैं यहाँ पर हमारा ये पैराग्राफ वाले प्रश्न आ गया हिंदी में। 21 से लेकर 20 तक हम लोग देख लिया, 21 से लेकर 25 तक ये है। तो इसमें साथियों बहुत कुछ नहीं होता, ये सरल होते हैं, आप लोग कर लेंगे। इसमें बस एक ही ध्यान रखा जाता है कि इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए होते हैं उन प्रश्नों को एक बार आप तेज़ी से पढ़ लें, फिर उसके बाद पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें। जो प्रश्न में आपको कुछ कीवर्ड मिले उन पर ऐसे अंडरलाइन करते चलिए और बाद में आपको मिल जाएगा। तो हम इसको छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमें बार बार पेज बदलना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। तो ये बहुत से लोग कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश का प्रश्न देख लेते हैं इंग्लिश वाले में। तो यहाँ पर साथियों 26वां में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नाउन। तो कह रहा है नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनमें से कौन सा नाउन है। तो यहाँ पर देखें, मेंशन मतलब उल्लेख होता है, टेंशन मतलब तनाव, ट्रेंच मतलब खाई। तो यहाँ पर जो इसका जो उत्तर दिया है
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये टेंशन होगा। ये टेंशन जो है ये इसमें दिया है नाउन। फिलहाल इसमें हमें कन्फ्यूजन है, लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा। तो आगे चलें हम लोग अब 27वां में देख लेते हैं। 27 में क्या कह रहा है साथियों, अभी 2-3 क्वेश्चन बाद हमारा कम्युनिकेशन आ जाएगा साथियों, उस पर आप लोग पूरा धैर्य बनाए रखिएगा। देखें, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। हमें जो नीचे ये सेंटेंस दिया गया है इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। हम लोग खूब पढ़े हैं इंटर में, हाई स्कूल में भी एक्टिव पैसिव, तो इसे चेंज करना है। तो इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो उसके सभी फ्रेंड्स जो है उसके ऊपर हंसे, तो इसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर साथियों देखें क्या है कि सी मतलब कोई एक लड़की है, उसके ऊपर लोग हंसे। सी वाज लाफ्ड एट बाई, तो यहाँ पर ये तो सी लाफ्ड एट हर फ्रेंड्स, ये तो नहीं होना चाहिए। तो सी लाफ्स, यहाँ पर ये इंडेफिनिट दे दिया, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी वाला हम लोग देखते हैं, इसमें सी वाले में क्या कह रहा है, शी इज लाफ्ड एट बाई ऑल हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इज दे दिया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि इज दे दिया है तो वहाँ लाफ्ड होगा, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, सी वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी यही इसका सबसे सही पैसिव वॉइस है। 28 में हम लोग देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमें जो एक सिंपल सा सेंटेंस दिया है ये, इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है चेंज करना है। तो साथियों इसमें क्या लिखा है, विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प शी कैन डू एनीथिंग्स। तो यहाँ पर नॉथिंग है, सॉरी। तो यानी इसका मतलब, कहने का मतलब है बिना आपके मदद के वह कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसको जो है अब हमें जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अनलेस यू हेल्प, यानी जब तक आप उसके मदद नहीं करोगे वह कुछ नहीं कर सकती। तो ऑप्शन नंबर ये सबसे सही यही होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। 29 वाला हम लोग देखते हैं, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट खूब पढ़े हैं, तो हमें जो है ये डायरेक्ट सेंटेंस दिया है तो हमें इनडायरेक्ट में बदलना है। तो रानी सेड, रानी कोई लड़की है, वह कही, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर साथियों, यहाँ पर उत्तर हमारा ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो देखें, रानी सेड दैट, यहाँ पर ये जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है, इसे हटाएंगे तो दैट लगेगा। फिर रानी एक लड़की है तो उसके लिए शी लग जाएगा, और ये पास्ट है तो यहाँ वाज लग जाएगा। तो रानी सेड दैट शी वाज वेल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। आगे पढ़े हम लोग 30 में, फाइंड आउट द वर्ड्स इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो हमें जो है उस वर्ड को, मतलब ये स्पेल्ट मतलब क्या होता है साथियों, वर्तनी। तो जो कुछ यहाँ जो शब्द हैं वह एक में वर्तनी की गड़बड़ी की गई है, तो उसी को हमें पकड़ना है, किस वर्ड में वर्तनी यानी स्पेल्ट का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखें हम लोग, सबमिशन ऐसे भी लिखा जाता है, ये क्या है, एडमिशन, एडमिशन भी सही है, एम्बिशन भी सही है, तो यहाँ पर ये भी सही है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे सबमिशन का मतलब ये होता है कि सहिष्णुता, और एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, तो महत्वाकांक्षा होता है, तो इसको ये होता है। यहाँ पर देखेंगे परमिशन, तो ये परमिशन में साथियों यहाँ गड़बड़ी है, क्योंकि परमिशन में यहाँ डबल एस रहेगा, यहाँ जो सिंगल एस दे दिया है यहाँ डबल एस होना चाहिए था, तो इसी हिसाब से हमारा ये हो जाता। आगे बढ़ें, 31 में देखें क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सूटेबल अल्टरनेटिव। तो ये नीचे कुछ हमें एक सेंटेंस दिया है अधूरा, तो इसे हमें कल ये जो है मतलब कंप्लीट करना है। तो इनमें कंप्लीट करने के लिए इन विकल्पों में से कौन सा
प्रयोग होगा। तो देखें यहाँ पर द डॉटर आस्क्ड हर मदर, तो कोई लड़की है, कोई बेटी है, अपनी माँ से पूछी इफ़ शी, यदि वह। तो यहाँ साथियों इफ़ लग गया, यदि लग गया, तो यदि लगे का मतलब वो संभावना कम हो जाती है। अगर आप किसी से परमिशन मांग रहे हो, वहाँ इफ़ लग जाता है, तो इफ़ का मतलब वहाँ संभावना कम हो गई। तो जहाँ संभावना कम होती है वहाँ माइट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ प्रयोग होगा, द डॉटर आस्क्ड हर मदर इफ़ शी माइट गो आउट। आगे चलें, 32 में देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड्स इन कॉमेमोरेट। तो यहाँ पर जो ये शब्द है कॉमेमोरेट, तो इस शब्द का हमें जो है एक सिनोनिम्स बताना है। तो ये कॉमेमोरेट का मतलब ये होता है साथियों याद करना। जैसे हम लोग अपने पूर्वजों को याद करें या फिर किसी देवी देवता को याद करें, तो यहाँ जो याद किया जाता है, तो यहाँ कॉमेमोरेट का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो याद करने का एक दूसरा शब्द भी होता है रिमेंबर। तो इसका सिनोनिम्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे अब हम लोग देखें, अगर देखें 33 में क्या पूछ रहा है। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स, जो नीचे अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, चूज़ द वन ऑफ द दैट करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पर जो एक सेंटेंस दिया गया है हमारे यहाँ, तो इसमें जो अंडरलाइन है, तो उसी का हमें एक करेक्ट बताना है कि वहाँ पर प्रयोग क्या हो सकता है। तो देखें, अंडरलाइन में यहाँ नहीं दिया है, लेकिन अंडरलाइन आप यहाँ ये मान लीजिए, तो इसके स्थान पर यहाँ कौन सा प्रयोग होगा। तो इसका मतलब ये सस्टेंड, लगातार, तो ये प्रयोग होगा यहाँ पर। तो आगे हम लोग अब देखते हैं। देखें यहाँ पर इंग्लिश पैसेज आ गया, और पैसेज भी मैंने हिंदी में जैसे बताया वैसे इंग्लिश में करना है। तो पैसेज में हम लोग समय बर्बाद न करके हम लोग चलते हैं अब कम्युनिकेशन पर। देखें हम लोग का कम्युनिकेशन आ गया अब, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखें क्या है, संदेश कोई भी संकेत है जो निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। तो साथियों हम लोग संकेत किसी को भेजते हैं, हम लोग सेंडर हो गए, जिसको भेजते हैं वो रिसीवर हो जाता है। तो सेंडर किसी के पास संदेश भेजा, रिसीवर के पास। रिसीवर जब तक अपना फीडबैक नहीं देगा इसे, तब तक वो मतलब उसे लगेगा नहीं कि हम अच्छा कर रहे हैं, क्या बोले हैं उसको जो है मिलेगा नहीं। तो निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, रिसीवर की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें हम लोग 38 का। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आते हैं साथियों संचार में, यानी कम्युनिकेशन में। तो देखें निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ प्रेषक और रिसीवर के बीच संबंध को संदर्भित करता है। तो कौन सा संदर्भ प्रेषक और रिसीवर, यानी प्रेषक मतलब जो सेंडर है जो सूचना भेजता है, और रिसीवर मतलब जो प्राप्त करता है, तो इनके बीच संबंध को संदर्भित कौन करता है। तो ये सामाजिक संदर्भ हो गया। तो यहाँ शारीरिक कोई नहीं हो, जब तक टच नहीं होगा तब तक शारीरिक नहीं होगा, सांस्कृतिक भी नहीं हो सकता, कालक्रमबद्ध भी नहीं है, तो सामाजिक संबंध को संदर्भित करता है। आगे देखें 39। देखें ड्रेस कोड निम्नलिखित में से किस संचार का एक उदाहरण है। तो साथियों हमें पता है ड्रेस कोड, जैसे आप स्कूल में होते हैं या फिर पुलिस में होते हैं तो वहाँ ड्रेस कोड, या फिर आर्मी में होते हैं तो वहाँ ड्रेस कोड बहुत मायने रखता है। आप किसी पुलिस को देखकर या आर्मी वाले को देखकर या फिर स्टूडेंट को कोई देखकर तो उसके बारे में अनुमान लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट है, ये पुलिस है, ये आर्मी वाला है। तो वहाँ पर आपको किसी ने बताया नहीं, किसी लिख कर नहीं बताया, किसी ने इशारा नहीं किया या किसी ने ज़ुबान से नहीं बोला, तो ये अशाब्दिक है, यानी वर्डलेस है, तो आप समझ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ड्रेस कोड ये होता है, वो बिना शब्दों का होता है, लोग समझ जाते हैं। 40 में हम लोग देखें, संप्रेषण के प्रक्रम में अंतिम चरण में सूचना प्राप्त होने के पश्चात
देता है। तो साथियों अभी मैंने बताया, आप सेंडर हो, किसी को सूचना भेज रहे हो, और किसे भेज रहे हो, जिसे भेज रहे हो रिसीवर होता है। आप भेज रहे हो तो आप भेजने वाला हो गए, हमें भेज रहे हो तो मैं रिसीवर हो गया। तो उसके बाद अंतिम चरण में क्या होता है, सूचना आपने इनकोडिंग करके भेजा, फिर सूचना इकट्ठा किया, भेजा, फिर ये बेचारा प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद इसको डिकोड करेगा कि हाँ, डिकोड मतलब जो है उसको पढ़ेगा और फिर प्रतिक्रिया देगा। तो यानी फीडबैक, जिसे हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। तो प्रतिपुष्टि जो है कम्युनिकेशन का अंतिम चरण होता है, ऑप्शन नंबर डी। यानी आप हमें कुछ भेजे, मैं उसे समझूंगा और मैं सबसे अंत में क्या करूंगा, आपको उसका जवाब दूंगा, फीडबैक। तो वही सबसे अंतिम होता है। देखें 41 में कह रहा है, टनल दृष्टि एवं समाधान की शीघ्र प्राप्ति अधोलिखित में से कौन सा संप्रेषण का माध्यम है। तो संप्रेषण का माध्यम यह है साथियों, यहाँ सकारात्मक संप्रेषण है, टनल दृष्टि एवं समाधान की शीघ्र प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पर ये सकारात्मक संप्रेषण यानी पॉजिटिव कम्युनिकेशन होगा। आगे देखें, संचार में निस्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। यानी साथियों संचार होगा, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें जो निस्पंदन का मतलब होता है फिल्टर। तो फिल्ट्रेशन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो वो है साथियों स्पर्शीय संचार। जैसे संचार हो रहा है कहीं पे और वहाँ पर उसके फिल्ट्रेशन में कुछ मतलब कमियां आ रही हैं, तो जैसे आप स्पर्शी संचार कर सकते हो। जैसे आप आप सेंडर हो, हमें कोई सूचना भेजा, मैं रिसीवर हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि संबंध को अच्छा करने के लिए जो है यहाँ पर स्पर्शी संचार होता है। जैसे हाथ मिलाना, कंधे पर हाथ पकड़ना, तो ये सब जो होता है और स्पर्शी संचार होता है। तिरालीस में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है, यानी बिना शब्द वाला संप्रेषण है। अभी मैंने बताया था एक ड्रेस कोड वाला, तो उसी टाइप का। तो कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है, आँखों का हाव भाव, यस। जैसे आँखों के हाव भाव हम कुछ कहे न, लेकिन अपने आँखों के हाव भाव से हम ऐसा कह दें कि सामने वाला समझ जाए। हम कुछ कहे न, संकेत दे दे, इशारा कर दें, सामने वाला समझ जाए। मुंह के हाव भाव हम बोले न, लेकिन मुंह कुछ ऐसा बना लें कि लग जाए हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं। यानी सभी के सभी जो है अशाब्दिक वर्डलेस कम्युनिकेशन है। अब देखें हम लोग 43 हो गया, 44 में देखते हैं क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण है, यानी क्लास कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो साथियों कक्षागत संप्रेषण में आप टीचर और स्टूडेंट रख सकते हो। एक क्लास है, यहाँ पर एक टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या होता है साथियों, टीचर जो होता है बच्चों को अप्रत्यक्ष संप्रेषण भी कर सकता है, यानी इशारा से भी बता सकता है, बिना कुछ बोले भी बता सकता है, और संकेत कर सकता है, अपने हाव भाव से बता सकता है। यानी वहाँ अप्रत्यक्ष संप्रेषण भी हो सकता है। अनौपचारिक संप्रेषण नहीं होगा। अनौपचारिक का मतलब जहाँ रूल नियम रेगुलेशन लागू नहीं होते हैं, प्रोटोकॉल लागू नहीं होता है जिस संप्रेषण में, उसे हम लोग अनौपचारिक संप्रेषण कहते हैं। तो क्लास है भाई, यहाँ पर तो औपचारिक संप्रेषण तो होगा ही, कक्षागत संप्रेषण है तो यहाँ पर रूल नियम रेगुलेशन प्रोटोकॉल तो लगेगा ही। तो दो नहीं होगा, तो जिसमें दो है उसे आप काट दीजिए, वो उत्तर नहीं होगा। ये इसमें दो बैठा है, इसमें दो बैठा है, इसमें दो बैठा है, तो ये उत्तर नहीं होंगे, उत्तर केवल ये सी होगा। तो यानी एक हो जाएगा अप्रत्यक्ष संप्रेषण, यानी कक्षा में टीचर है तो वह बिना शब्दों के भी समझा सकता है। मौन संप्रेषण, मौन रहकर भी समझा सकता है। टीचर आपको बीएससी का मैथ पढ़ा रहा है, आप टीचर से जो है a+b का होल स्क्वायर फार्मूला पूछ लिए, तो टीचर कंधे सर पे हाथ रख के बैठ गया, कुछ बोल नहीं रहा है, तो लोग समझ जाते हैं टीचर क्या कहना चाह रहा है। तो यानी वो मौन संप्रेषण। औपचारिक संप्रेषण मतलब जिसमें रूल नियम रेगुलेशन लागू होता है, तो औपचारिक संप्रेषण। तो यानी ये तीनों होंगे, दो नहीं हैं। बढ़िया सवाल था इसलिए मैंने थोड़ा समय दे दिया इस पर।
औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो साथियों, औपचारिक दिशा निर्देश जिसे इंग्लिश हम लोग गाइडलाइन कहते हैं, एवं प्राधिकार पदानुक्रम के संचार के किस प्रकार का उदाहरण है? तो यहाँ नियंत्रण, जैसे साथियों कोई संगठन है, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का जो है नियंत्रण योगी जी पर होगा, जैसे उदाहरण बता रहे, योगी जी का नियंत्रण जो डिप्टी सीएम है उन पर होगा, डिप्टी सीएम का उनके जो और छिटपुटिया नेता हैं उन पर होगा। तो इस तरह से ये पदानुक्रम, प्राधिकार पदानुक्रम संचार में होता है। तो यहाँ पर नियंत्रण काम करता है, कंट्रोलिंग, यहाँ से इनको नियंत्रण होगा, तो यानी हर ऊपर वाला अपने नीचे वाले को नियंत्रण करता है, तो गाइडलाइन के लिए ये होता है। आगे चले देखें 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल का मतलब इंग्लिश में स्किल होता है, अंतर्वैयक्तिक संबंध को प्रगाढ़ नहीं बनाता है? अंतर्वैयक्तिक कौशल का मतलब होता है साथियों एक दूसरे से रिश्ते बनाने का जो स्किल होती है उसे हम लोग अंतर्वैयक्तिक कौशल कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पर प्रगाढ़ नहीं बनाता है, इसमें हमें बताना है। तो यहाँ पर जो है लोक कौशल, मृदु कौशल, जीवन कौशल, तो यहाँ पर जो है ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर जो 46 में, सॉरी ये डी नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी जीवन का कौशल होता है। यानी हम लोग संबंध बनाने की बात होती है ना, तो अंतर्वैयक्तिक कौशल है तो जीवन का कौशल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46 का। 47 का देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रम में प्रथम चरण होता है? तो प्रक्रम में प्रथम चरण कौन होता है? तभी मैंने बताया मेरे भाई, यही उदाहरण आप हमेशा लीजिए। सेंडर कोई भेज रहा है सूचना और आप उसे प्राप्त कर रहे हो तो आप रिसीवर हो गए। तो भेजने वाला जो है उसमें सबसे पहले उसके पास जो है संदेश होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए। उस सूचना को क्या करता है, वो इनकोडिंग करता है। जिसे इनकोडिंग का मतलब हम ऐसा कर दें कि जिसके पास भेजे वही उसको पढ़ पाए। तो इनकोडिंग करता है, फिर भेजता है, फिर वो प्राप्त करता है, फिर वो डिकोडिंग करके उसे पढ़ता है, फिर अंत में फीडबैक देता है। तो सबसे पहला संदेश हो जाएगा, अगर सबसे अंत में पूछा होता तब फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि हो जाता। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। 48 में क्या होगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? तो मेरे भाई एक संपर्क कौशल नहीं है, तो यहाँ पर संपर्क कौशल कौन सा नहीं है? सुनना, तैरना, बोलना, हाथ लहराना। तो यहाँ पर कौन होगा? 48 होगा। तो साथियों यहाँ पर जो सभी पर संपर्क कौशल में सुनना भी आता है, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो संपर्क कौशल कैसे होगा? बोलना भी, हाथ हिलाना भी, ये सब संपर्क कौशल के उदाहरण हैं। ये तैरना जो है ये कोई संपर्क कौशल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा हमारा। तो 49 में देखते हैं, 49 में, संचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कम्युनिकेशन के संदर्भ में हमारा कौन सा कथन सत्य है इसे बताना है। तो पहला पढ़े हम लोग, संचार समाज के लिए वैकल्पिक हैं। तो संचार समाज के लिए वैकल्पिक हैं, तो ये तो सही है। संचार समाज के लिए दीर्घकालिक संबंधों के बारे में होता है, तो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है। संचार एवं सामाजिकरण एक ही बात है, तो सही बात है। संचार सामाजिकरण दोनों लगभग एक ही बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा 49 का, यही हमारा उत्तर है। 50 हम लोग देख लेते हैं, संचार निम्न में से यह किनसे मध्य समन्वय स्थापित करता है? तो आपसे पूछ रहा है जो नीचे दिए गए हैं उनमें से संचार किनके मध्य समन्वय यानी स्थापित करता है? तो ये आपको बताना है 50वें वाले में। तो साथियों स्रोत, समाचार और माध्यम, इन तीनों के जो है ये संबंध स्थापित करता है संचार, ऑप्शन नंबर डी। यानी स्रोत मतलब जहाँ से वो सूचनाएं जो है निकली, और जब सूचनाएं निकली हैं तो किसी माध्यम से पहुँचेंगी ना, सेंडर भेजा तो किसी माध्यम से जाएगा तो रिसीवर के पास, तो माध्यम भी होगा, और वो कुछ न कुछ जो भेज रहा है वो उसके पास समाचार भी होना चाहिए भेजने के लिए। आगे देखें हम लोग 51 में,
निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संचार के संभावित परिणाम नहीं हो सकते? तो संभावित अंतर्वैयक्तिक संचार अभी मैंने बताया, अंतर्वैयक्तिक एक दूसरे से कनेक्ट होने का जितना जो क्षमता होती है उसे हम लोग अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। तो संभावित परिणाम क्या नहीं हो सकता है इसे हमें बताना है इसमें वाले में। तो साथियों, श्रोता संदेश से पूरी तरह सहमत हो, ये वाली यहाँ बात नहीं है, संभावित परिणाम नहीं है इसका। श्रोता संदेश से न तो सहमत है और न ही असहमत, तो यहाँ पर ये वाला गलत है। तो बाकी यहाँ पर ये गलत है, और ये जब ये गलत हो गया तो आप आंख मूंद कर मान लीजिए ये सही है, क्योंकि श्रोता संदेश से आंशिक रूप से सहमत है, श्रोता संदेश समझता नहीं, तो ये सब नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ नहीं लगा दिया तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा 51 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 52 का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण संदेश का भाग नहीं है? तो यहाँ पर कुछ संप्रेषण दिए गए हैं, कौन सा संप्रेषण में, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में संदेश का भाग नहीं है? तो भंगिमा, भावभंगिमा, संकेत, सक्रियता से सुनना, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है संदेश का भाग कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सक्रियता से सुनना। तो ये संकेत का भाग नहीं होता है, बाकी सब हैं। आगे चलें हम लोग 53 में। एक स्वस्थ व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन से माध्यम में सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है? कोई स्वस्थ व्यक्ति है, किसी तरह का उसमें डिफेक्ट नहीं है, विकलांगता नहीं है, तो सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ ये बात अगर नहीं याद रखेंगे तो आप लोग क्वेश्चन को गलत कर देंगे। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा है, तो स्वस्थ व्यक्ति मेरे भाई देख कर सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करता है। अगर एक अंधा व्यक्ति होता है तो सबसे ज़्यादा ज्ञान प्राप्त जो है छू कर नहीं बल्कि वो सुन कर करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 54 में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के लिए बाधक है? तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सा बाधक है यहाँ पर? तो इनमें हमें वही बताना है 54 वाले में। तो देखिए, मतांधता ये भी जो है बाधक है। परिवेश प्रभाव, आसपास के चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा उसके इन्वायरमेंट में मतलब ठीक नहीं है, तो उससे भी संचार प्रभावित हो सकता है, सुनने में, भेजने में। और शोर, ये भी तो हो सकता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है कम्युनिकेशन में जो है बाधक पहुंचाने के माध्यम हैं। 75 में देखते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में, संप्रेषण प्रक्रिया के संदर्भ में सत्य कौन सा है? तो यहाँ पर सत्य पूछा जा रहा है साथियों, तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। जी बिल्कुल, यही सत्य है। संप्रेषण एक गतिशील प्रक्रिया होती है। यानी हम मान लीजिए गलत आदमी है, तो संप्रेषण ऐसा होता है, सूचना ऐसी होती है, वो सूचना हमारे विचार में आके समाहित होगी, हमारा विचार बदलेगा तो हम कुछ अच्छा करेंगे। तो यानी वो विचारों को बदल सकती है। तो यानी एक तरह का ये गतिशील प्रक्रिया है संप्रेषण। 55 हमारा ए उत्तर हो जाएगा। 56 का देख लेते हैं। संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है। तो संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है। तो हमें मालूम है साथियों, संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें सबसे अधिक जो सहायता करती है सुनने की। यदि आप एक अच्छा श्रोता हैं तभी आप एक अच्छा वक्ता हो सकते हैं, ये आप लोग को तो पता होगा। तो आपको सुनने की जो कला होती है वो सक्रिय श्रव्य कहा जाता है। संप्रेषण में सबसे अधिक सहायक श्रव्य कौशल है। वो श्रव्य कौशल कैसे होनी चाहिए? सक्रिय श्रव्य। ये नहीं कि आप यहाँ किसी का हम बोल रहे हैं, आपका दिल और दिमाग कहीं और है, अब चाहे जहाँ वो मैं नहीं बता सकता, तो आप इसका मतलब सक्रिय श्रव्य में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा 56। अब हम चलते हैं 57 पर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण कौशल के मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर है? तो मेरे भाई संप्रेषण यानी यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल दिया है, तो कौन सा कम्युनिकेशन स्किल मूल्यांकन का सर्वाधिक उपयुक्त पैरामीटर है? जैसे हम आपको कोई सूचना भेजे
मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने उसको क्या बोला, कितना बोला, उसको अच्छा लगा, ख़राब लगा? तो ये साथियों होता है ना कि जब वो अपना फीडबैक हमें दे देगा, वो अपना फीडबैक हमें दे, जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते हो तो वो भी फीडबैक मांगता है, बहुत जगह फीडबैक मांगते हैं। तो अपने काम का मूल्यांकन करने के लिए मांगते हैं कि हमारा काम लोगों को कैसा लग रहा है। तो उसी लिए ये होता है ऑप्शन नंबर डी, पृष्ठपोषण यानी फीडबैक या प्रतिपुष्टि भी कहते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 57 का। 58 का हम लोग देखें, बढ़िया प्रश्न। यदि आपके अधीनस्थ कर्मचारी, ध्यान से दीजिए, सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपके अधीनस्थ कर्मचारी को छुट्टी चाहिए पर उसकी अनुपस्थिति में आपके विभाग का कार्य नुकसान होगा क्योंकि उस कार्य के लिए वह मुख्य रूप व्यक्ति वही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए? साथियों ऐसा कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप कोई कंपनी चला रहे हैं और आपके कोई नीचे का व्यक्ति, उसके यहाँ कोई समस्या हो गई और वो छुट्टी मांग रहा है आपसे और वो छुट्टी चाहता है, लेकिन उसके बिना वह काम नहीं हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि आप उसे छुट्टी नहीं देंगे, उसका घर परिवार मर जाए, तो और ऐसा भी नहीं है कि आप उसे तुरंत छोड़ देंगे, आपका पूरा नुकसान हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है साथियों, सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा। तो आप लोग उच्च अधिकारी को भेजेंगे, ये तो नहीं हो सकता। छुट्टी मंजूरी भी तुरंत नहीं करेंगे, व्यक्ति को कार्य करने के लिए कहेंगे, तो किसी अन्य को कार्य करने के लिए कहेंगे, ये तो भी नहीं हो सकता क्योंकि वही उस कार्य को करना जानता है। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑप्शन नंबर डी यही सत्य होगा कि उससे मिलेंगे, छुट्टी के कारण के विषय में ठीक से बात करेंगे, उसकी उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में राजी करने का प्रयास करेंगे। तो यही ऑप्शन नंबर डी हमारा सत्य है। ऐसे प्रश्न को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो 59 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो साथियों ये देखिए, आपको मूर्ख बनाने वाला, कितना खतरनाक तरीके से आपको मूर्ख बनाया जाता है ऐसे प्रश्नों में। कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कौन सा मौखिक संप्रेषण है। तो दोनों में यहाँ इस बात को समझना पड़ेगा आपको, बहुत जगह ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो गैर मौखिक संप्रेषण संबंधित नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है कौन सा गैर मतलब मौखिक संप्रेषण है। तो मौखिक कौन होता है? जो मुंह से बातचीत करके किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो शारीरिक हाव भाव, ये तो मौखिक नहीं हुआ। चेहरे की अभिव्यक्ति, ये भी मौखिक नहीं हुआ। प्रतीक, ये भी मौखिक नहीं हुआ। ये सब जो है अशाब्दिक हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी, बातचीत, यही मौखिक हुआ। मौखिक क्यों मैंने कहा? क्योंकि गैर मौखिक संप्रेषण से संबंधित नहीं है, इसका मतलब मौखिक संप्रेषण से संबंधित है। 60वां हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकार शक्ति का अर्थ नहीं है? तो अधिकार शक्ति का अर्थ कौन सा नहीं है, तो उसे बताना है। निर्णय लेने की शक्ति, ये तो है अधिकार शक्ति में। निर्णयों को अधीनस्थों को सूचित करने के लिए शक्ति, ये भी प्रयोग है अधिकार शक्ति। संगठन में कार्यरत व्यक्तियों को व्यवहार स्वरूप को प्रभावित करने, या हम कह सकते हैं उन्हें गाइडलाइन देने की शक्ति है, ये भी सही है। लेकिन हमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, इस पर ध्यान देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अधीनस्थों को सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने की शक्ति, ये नहीं कि आपके कंपनी में कुछ हुआ तो किसी को भी सामने लाके खड़ा कर देंगे, कह दोगे जो जवाब दो। तो उस व्यक्ति की भी अपनी निजी औपचारिकताएं होती है, निजी जीवन होता है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा आ रहे हैं हम लोग 61 वाले पर। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो पहला कह रहा है, एक दल के नेता के लिए दल के सदस्यों की सामर्थ्य और कमजोरियों का आकलन का कौशल आवश्यक है। यस मेरे भाई, आप मान लीजिए कोई पार्टी चला रहे हैं पॉलिटिकल, तो उस पार्टी के आप लीडर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए उसके जो सामर्थ्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कमजोरियों को, उनकी क्षमताओं को जानना पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये सही है। एक दल के नेता के लिए व्यक्ति विशिष्ट लक्ष्य और दल के लिए सामान्य लक्ष्यों को निर्धारण का कौशल आवश्यक है। यस, यानी आपको लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा अपने स्किल के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर बी ये भी सत्य है, तो यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। 2 के दोनों सही हैं।
61 हो गया। अब हम लोग 62 पे देख लेते हैं, 62। इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। एक संगठन में अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशल, अभी मैंने बताया अंतर्वैयक्तिक कौशल ये क्या होता है कि एक दूसरे से रिश्ते बनाने की जिसकी जो स्किल होती है उसे हम लोग अंतर्वैयक्तिक कौशल कहते हैं। तो संगठन में अच्छे अंतर्वैयक्तिक कौशल युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्योंकि तो क्यों ऐसी है कि ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं, अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सही है हमारा। 63 में देखें, प्रभावी पारस्परिक संचार कौशल के लिए हमें नहीं होना चाहिए। तो यानी कोई प्रभावी पारस्परिक संचार, यानी कोई आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए तो उनमें कौन सा कौशल नहीं होना चाहिए। तो निश्चित वो परिशुद्ध, यानी वो जो हमें संचार मिल रहा है तो वो डेफिनिट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी समझ में आएगा, तर्कसंगत होना चाहिए, और ये व्यापक नहीं होना चाहिए, खूब भारी भरकम है उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा उत्तर यही हो जाएगा कि यही नहीं होना चाहिए व्यापक, और बाकी सब होने चाहिए। 64 में देखते हैं, देखें ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके स्किल चेक करने की। आप एक दल टीम के नेता हैं, आपके दल के अधिकतर सदस्य शिक्षित और सक्रिय हैं। ये वहाँ ध्यान देना है, आप जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं वो अनपढ़ नहीं है, वो पढ़े लिखे और शिक्षित हैं। अधिकतम उत्पाद यानी अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से आप कौन सी नेतृत्व शैली सबसे उपयुक्त समझते हैं। तो यहाँ पर ये होता है साथियों, जैसे आप किसी पार्टी के नेता हैं और आपके पार्टी में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, समझदार हैं, तो उनसे आप अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप सहभागी पहले बनने का प्रयास करिए। आप सीधा जो है ये स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो लोगों पढ़े लिखे हो तो उनको अपनी हीन भावना लगेगा। तो आप जब सहभागी बनेंगे, सबको लगेगा कि मालिक कर रहे हैं तो हम भी हाथ बढ़ाएं, तो आपसे दुगने तरीके से काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सहभागी हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 65 में, हमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह क्यों नहीं रखना चाहिए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये कई बार जो है पूछा भी गया है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी के बारे में बिना कुछ जाने गलत धारणा पैदा कर लेना। लोगों को इस तरह से इस समय मानसिकता भी बढ़ती जा रही है बहुत तेज़ी से लोगों में। अभी एक आर्टिकल आई था, उसमें भी छपा था कि पूर्वाग्रह की जो कैपेसिटी लोगों में बढ़ती जा रही है कि एक झूठा मूठा सोच लेते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, जब उसके पास कोई तर्क नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है फिर भी। तो हमें दूसरों के प्रति पूर्वाग्रह क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई जैसे आपका कोई सामान चोरी हो गया तो आप किसी को पहले चोर नहीं कहेंगे, क्योंकि उस चोर को कहने से पहले आपके पास कोई तर्क होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, उसके बाद आपको बात करनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए आपके पास पर्याप्त आधार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यही उत्तर होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या है, संघर्ष एक निर्माणात्मक बल या शक्ति हो सकता है। तो संघर्ष एक निर्माणात्मक शक्ति यानी क्रिएटिव पावर हो सकता है यदि प्रभावी मैनेजमेंट किया जाए। यानी आप कोई पार्टी चला रहे हैं और उसमें लोग संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करते वक्त अच्छा फीडबैक पाने के लिए तो आपको सबसे पहले मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। तो अब दुकान नहीं कोई खोल लीजिए, उसका मैनेजमेंट ठीक से नहीं किए हैं तो उसका आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। आगे देखें हम लोग 67। तो साथियों यहाँ हमारा मैथ का आ गया। मैथ हम लोग अब अगले एपिसोड में देखेंगे, पार्ट 2 में। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इसको हम लोग अगले पार्ट 2 में रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन से संबंधित जितने प्रश्न थे इस वाले टेस्ट सीरीज में, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।